हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अम्बर तिवारी और ये हमारी रात 8:30 की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज का एक लौता ऐसा चैनल है जिस पर सभी एग्जाम के लिए कम्प्लीटली फ्री कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, सभी कुछ चीज़ें कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आइए दोस्तों, हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास है रात 8:30 वाली, है ना। और इसमें हम एक स्पेशल सीरीज़ अभी चला रहे हैं, दैट इज़ द पॉलिटी इन 30 आवर्स। हम 30 घंटे में पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, जिसमें कि हम लक्ष्मीकांत बुक को पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम ऑलरेडी क्लासेस दे चुके हैं, ठीक है। और ये हमारी आगे की क्लासेस का पार्ट है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आप सभी के साथ नागरिकता को। किसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? नागरिकता को, सिटीजनशिप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिटीजनशिप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रा समझिए। देखिए, यूपीएससी क्या चाहत करती है, यूपीएससी ना करंट इशूज़ पर आपसे क्वेश्चन पूछती है। जनरली किस पर क्वेश्चन पूछती है? करंट इशूज़ पर आपसे क्वेश्चन पूछती है। अब चूँकि नागरिकता भी दो मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। पहला तो था क्या था, असम नागरिकता वाला मुद्दा, और दूसरा क्या था, एनआरसी सीआरसी वाला मुद्दा, ठीक है। तो इन वजहों से नागरिकता जो है बहुत ज़्यादा फ्लैश में रही थी अभी। तो ये मान के चलिए आप कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी ईपीएफओ में भी यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, और करंट अफेयर के क्वेश्चन को पॉलिटी से लिंक करके पूछ सकती है, बिल्कुल, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि 110% एक क्वेश्चन आज के इस लेक्चर से आपको यूपीएससी पेपर में देखने मिलेगा ही मिलेगा गाइस, ठीक है। क्लियर? तो ये करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, और आपके हिस्ट्री से, सॉरी, आपकी नागरिकता से भी रिलेट किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो देखिए, नागरिकता में हम पढ़ें तो नागरिकता टर्म क्यों बनी? तो देखिए, किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो उस देश के नागरिक होते हैं, दूसरे उस देश में विदेशी लोग। अब विदेशी लोग, देखिए नागरिक तो समझ आता है, लेकिन विदेशी लोग कैसे? विदेशी लोग ऐसे कि मान लीजिए कि आपके देश में कोई बाहर के देश का व्यक्ति नौकरी कर रहा है, एक चीज़। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है जो माइग्रेंट है, जो आ गया है लीगल या इलीगल तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से दो कैटेगरी में बांटा जाता है एक देश में लोगों को। पहले तो वो उस देश के नागरिक, और दूसरा क्या होता है, विदेशी, ठीक है। तो ये जो विदेशियों का मुद्दा होता है किसी देश में रहने का, ये काफ़ी सीरियसली जो है अब कंट्रीज़ के द्वारा लिया जाता है। तो इसीलिए नागरिकता के ऊपर काफ़ी बात करी जाती है सभी देशों में। तो दो तरह के लोग एक देश में पाए जा सकते हैं यदि हम नागरिकता के आधार पर बात करें, एक नागरिक, दूसरे विदेशी। तो अब हम बात करते हैं कि नागरिकता का महत्व क्या है, आखिर क्यों नागरिकता की इतनी बात की जाती है। तो देखिए, नागरिकता का जो महत्व है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ संविधान जो बात करता है, संविधान में कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं, मतलब भारतीय नागरिकों को ही वो संविधान में अधिकार प्राप्त हैं, दूसरे लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, उसमें लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा वोट देने का जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास है। चुनाव लड़ने का अधिकार है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के पास है। यदि भारत के राष्ट्रपति बनना है या किसी भी और जगह आपको भारत में प्रतिनिधि बनना है इलेक्शन के द्वारा, तो भी आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो हैं, इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो उसमें आप याद रखेंगे कि जैसे आर्टिकल नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 16 है, आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 29 है, 30 है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये इन आर्टिकल के अनुसार, इन अनुच्छेदों के अनुसार जो अधिकार हैं वो सभी भारत के वासियों को ही, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे धर्म, मूल, जाति, लिंग आधार पर समानता के अधिकार की बात करता है आर्टिकल आपका 15। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 बात करता है स्वतंत्रता की विभिन्न तरह की, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, जैसे 29 और 30 बात करता है आपके शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकारों के बारे में। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल जो हैं भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अच्छा, यदि आपको ये आर्टिकल से याद नहीं रहते और आपको आर्टिकल से याद करने हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर जो आर्टिकल हैं हिंदी और इंग्लिश में हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराए हुए हैं, आप प्लीज़ उनको जाकर पढ़ें, है ना। 8 से 10 वीडियोज़ में हमने 10-10, 20-20 आर्टिकल करके सारे आर्टिकल जो हैं वो कवर अप कराए हुए हैं, तो आप देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास में। तो ज़रा देखिए, अब एक चीज़ समझिए, जो भारत है, भारत में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत में जो संविधान है, हमारा संविधान एक तरह से जो नागरिकता का विषय है वो दो भागों में बांट देता है। एक बांटता है 26 जनवरी 1950 के पहले, और एक बांटता है 26 जनवरी 1950 के बाद।
ठीक है, होता क्या है, जो संविधान बना है हमारा, है ना, संविधान में जो भी बात करी गई है, संविधान में जो भी बात करी गई है नागरिकता को लेके, वो उस समय के जो लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, है ना, उनकी परिस्थितियों के लिए करा गया। मतलब जो संविधान है वो बहुत जो संविधान है आपका, वो नागरिकता के विषय में बहुत लिमिटेड बात करता है दोस्तों। संविधान आपका नागरिकता के विषय में बहुत लिमिटेड बात करता है, ठीक है। वो सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय तक जो लोग भारत में थे उनको नागरिकता प्रदान करने के बारे में बात करता है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद वो शक्तियाँ किसको देता है, संसद को देता है, सरकार को देता है कि अब 1950 के बाद जो भी आपको मतलब नागरिकता के विषय में जो भी डिसीजन लेंगे वो संसद लेगा। मतलब जिस भी तरह के अमेंडमेंट होंगे या जो भी बिल पास किए जाएंगे नागरिकता को लेकर, वो 26 जनवरी 1950 के बाद पूरी तरह से अधिकार संसद को दिए गए थे, है ना, क्योंकि संविधान में तो बात सिर्फ करी गई थी 1950 तक की स्थितियों को लेकर ही। तो यहाँ पर जब हम बात करते दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते तो 26 जनवरी 1950 के पहले की बात करेंगे और 26 जनवरी 1950 के बाद की बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 के पहले नागरिकता किस तरह से थी और 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकताएँ किस तरह से थी, क्या क्या बदलाव किए गए। तो 26 जनवरी 1950 के पहले की यदि हम बात करें तो संविधान बात करता था पूरी तरह से नागरिकता की। मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले यदि हम बात करें तो नागरिकता पूरी तरह से किसके द्वारा कंट्रोल थी, संविधान के द्वारा कंट्रोल थी। संविधान में लिखा गया था, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 याद रख लें। संविधान में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 जो है वो नागरिकता के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो 5 और 11 के बीच हैं, मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 1950 तक की परिस्थितियों पर ही लागू होते हैं, है ना। 1950 की बाद की परिस्थितियों पर वो आर्टिकल्स लागू नहीं होते हैं। तो 1950 के बाद कौन आता है, 1950 के बाद संसद एवं सरकार के पास ये अधिकार होता है। 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संसद एवं सरकार के पास अधिकार प्राप्त हैं नागरिकता के विषय पर निर्णय लेने के लिए। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 के पहले नागरिकता के लिए नागरिकताओं की क्रियाविधि अलग थी और 1950 के बाद अलग थी। 1950 के पहले संविधान ही बात करता था। 1950 के बाद सरकारों के पास जो है वो अधिकार हैं, संसद के पास अधिकार हैं नागरिकता के विषय में निर्णय लेने के लिए। याद रखेंगे, ये बिल्कुल इफेक्ट बनता है दोस्तों आपको, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बनती है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संवैधानिक उपबंध क्या थे, मतलब संविधान में क्या क्या। हम देखिए इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक पार्ट तो वो है कि संवैधानिक उपबंध पढ़ने वाले, मतलब 5 से लेकर 11 तक के सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या बात करी गई है। तो ये तो बात हो जाएगी 1950 के पहले तक की स्थितियों की। फिर हम बात करेंगे कि 1950 के बाद क्या नियम रहे थे, है ना। 1950 के पहले नियम अलग थे, 1950 के बाद क्या नियम रहे थे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की। तो अनुच्छेद 5 की हम बात करते हैं। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 बात करता है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो इन 3 परिस्थितियों को फुलफिल करता है। पहला, यदि उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो बाय बर्थ भारत का नागरिक है। इसको हम बोलते हैं कि वह भारत का मूल निवासी है। मतलब बोलते हैं ना कि मिट्टी उसको सॉयल राइट्स मिले हैं, है ना, उसका मिट्टी वाला अधिकार है ये कि वह भारत का नागरिक है। उसके अलावा दूसरा है कि उसके माता या पिता या किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा, और वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में ही रह रहा हो, है ना। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उससे 5 वर्ष पूर्व, मतलब जो व्यक्ति 1945 से भारत में रह रहा है उसे भारत का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो संविधान है, संविधान बहुत सीमित है और यह केवल उन लोगों की बात करता है जो, या उस समय की परिस्थितियों की बात करता है जब भारत का संविधान बन रहा था या जब तक भारत का संविधान लागू हुआ था। मतलब 1950 के पहले तक की परिस्थितियों के बारे में ही नागरिकता की बात करता है आपका संविधान। 1950 की बात की स्थितियां सरकार देखेंगी, तो अभी हम 1950 के पहले की स्थिति बात कर रहे थे। तो आर्टिकल नंबर 5 बेसिकली क्या बात करता है, आपकी डोमिसाइल की बात करता है, भारतीय नागरिकता की बात करता है सीधे तौर पर, ठीक है। ये 3 परिस्थितियां देता है कि भारत का नागरिक होने के लिए भारत में व्यक्ति का जन्म होना चाहिए, यदि एक चीज़ ऐसा है तो वह भारत का नागरिक है। दूसरी, यदि उसके माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक है। और तीसरी स्थिति कि यदि वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, मतलब कोई व्यक्ति 1945 या उससे पहले से भारत में रह रहा है
तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पर लास्ट लाइन की संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, मतलब ये जो परिस्थितियाँ थी ये सिर्फ उस समय की स्थितियों पर केंद्रित हैं और आज भी हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। मतलब 1950 से पहले की ही बातें और पहले की परिस्थितियों पर बातें की गई थी अनुच्छेद 5 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 6 पर हम पहुंचते हो, देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 6 आप सभी से क्या कहना चाह रहा है। तो आर्टिकल नंबर 6 की हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 6 ये है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है और उसके माता पिता या दादा दादी भारत में अविभाजित पैदा हुए हैं और वह निम्न शर्तों को पूरी करता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। अब जो आर्टिकल नंबर 6 है ये आपकी बात करता है माइग्रेशन की। देखिए आर्टिकल नंबर 5 सीधे तौर पर डोमिसाइल की नागरिकता की बात करता है कि भाई जो भारत में जन्मा है वो सीधे तौर पर भारत का नागरिक है। तो आर्टिकल ऐसे फ्रेम करेंगे आप लोग तभी याद होगा। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है डोमिसाइल की, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है आपकी माइग्रेशन की, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से कहाँ पर आया है, भारत बाहर से मतलब पाकिस्तान से भारत आया है। ठीक है, तो उनके लिए बात हो रही थी क्योंकि उस समय 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान से विभाजन हुआ था। तो ध्यान से समझिएगा, जो आर्टिकल नंबर 6 है ये आपकी किस बारे में बात कर रहा है, माइग्रेशन से। ठीक है, क्योंकि अब वो भारत में तो जन्मा नहीं है मान लीजिए, तो माइग्रेशन की बात हो रही। तो माइग्रेशन में दो स्थितियां थी कि यदि व्यक्ति 6 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ है, मतलब 6 जुलाई 1948 से पहले ही यदि वो भारत आ गया था। ध्यान से समझिए, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, तो उसके लिए नागरिकता के विषय की बात हो रही है। मतलब आर्टिकल नंबर जो 6 है वो आपका माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है और उसका तो जन्म नहीं हुआ है लेकिन उसके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म हुआ है भारत में, तो यदि वह निम्न शर्तों को पूरा करता है जो ग्रीन कलर से लिखी है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहली शर्त यह है कि यदि वह 6 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। यदि वह 6 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया है तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन यदि वह 19 जुलाई, यहाँ पर दोस्तों 6 नहीं है, इसे 19 जुलाई कर लेंगे आप। ठीक है, इसे भी 19 जुलाई, ये भी नीचे भी 19 जुलाई। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई से 19 कर लेंगे आप प्लीज़, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया तो वह सीधे तौर पर भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरा केस क्या था कि यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है तो वह पंजीयन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब उसे पंजीयन कराना पड़ेगा भारत का नागरिक बनने के लिए, और पंजीयन से पूर्व वह भारत में कम से कम 6 माह रह चुका हो। ऐसा नहीं है कि आप कल भारत आए और कल भारत आए थे आप और आज बोलें कि मुझे पंजीयन कराना है, नहीं, आपको कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों तभी आप पंजीकरण का फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों परिस्थितियां याद हैं, 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ चुका हो तो सीधे तौर पर भारत का नागरिक है। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण के द्वारा वह भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन इसमें एक स्थिति है कि वह कम से कम 6 माह तक भारत में रहा हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 बात करता है आपका रीमाइग्रेशन की। रीमाइग्रेशन की मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 5 व्यक्ति भारत में ऑलरेडी जन्मा है तो नागरिक बन गया। आर्टिकल नंबर 6 बोलता है कि भाई अब बाहर से भारत में आए हैं तो किन किन परिस्थितियों में आप नागरिक बन सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 क्या बोलता है कि आप भारत के नागरिक थे, पाकिस्तान चले गए और अब आप फिर भारत आए हैं तो आप किन परिस्थितियों में भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तीनों का फ्रेम क्लियर है। 5 बात कर रहा था जो भारत में है उसी के बारे में नागरिकता की, 6 बात कर रहा था कि कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उसकी नागरिकता की, और 7 बात कर रहा है कि आप भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस से भारत आए तो अब आपको नागरिकता किस तरह से मिल सकती है, तो उसकी बात 7 करता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर जाता है, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता, एक चीज़। ठीक है, परंतु अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 7 में रीमाइग्रेशन की, कि वापस आ जाता है तो वह 1 मार्च 1947 के बाद भारत तो चला गया था, लेकिन यदि वह वापस आता है
रिटर्निंग सेटलमेंट के द्वारा। रिटर्निंग सेटलमेंट मतलब उस समय एक रिटर्निंग सेटलमेंट हुआ था कि जो लोग भारत आना चाहे अभी भी आ सकते हैं, एक सेटलमेंट हुआ था। तो उस सेटलमेंट के थ्रू यदि वो भारत आता है तो अनुच्छेद 6 के अनुसार वह भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का नागरिक बनने का मतलब क्या है? अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का नागरिक बनने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 6 में हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आता है तो उसे एक आवेदन देना होगा और कम से कम 6 माह उसे भारत में रहा होना चाहिए। तो वही यहाँ पर लागू होगा कि यदि कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था तो वह नागरिक नहीं है, लेकिन रिटर्निंग सेटलमेंट के द्वारा वापस भारत आया। मतलब क्या हुआ? ये रिवर्स माइग्रेशन हो गया कि गया और फिर वापस आ गया। तो रिवर्स माइग्रेशन की बात चल रही है, साथ में याद रखना, रिवर्स माइग्रेशन में आ गया तो उसे अनुच्छेद 6 के अनुसार 6 महीने भारत में रहना होगा, आवेदन देना होगा और तभी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। आई होप आपको अनुच्छेद नंबर 7 भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 8 आपका क्या बात करता है? अनुच्छेद नंबर 8 आपका बात करता है कि यदि व्यक्ति, उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हो परंतु फिलहाल वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसी दूसरे देश में स्थित हैं। मतलब एक व्यक्ति है ना, जिसका जन्म तो भारत में नहीं हुआ लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है और वो अभी हाल फिलहाल में ऑर्डिनरी, परमानेंट नहीं, ऑर्डिनरी भारत के किसी विदेशी देश में रह रहे हैं। इस स्थिति में वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कैसे? भारत के बाहर रह रहे किसी डिप्लोमेट के साथ रजिस्टर करा के, मतलब ये आर्टिकल 8 जो है ये बात करता है रजिस्ट्रेशन की। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 5 जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 5 बात करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, जन्म आपका भारत में हुआ है और किन किन परिस्थितियों में हुआ है, तो आप सीधे तौर पर भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल नंबर 6 बात करता है आपका माइग्रेशन की, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो किन परिस्थितियों में वो भारत का नागरिक बन सकता है, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है भारत आने वाले लोगों की। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर से वापस भारत आए हैं, मतलब रिवर्स माइग्रेशन की बात करता है। मतलब ऐसे याद कर सकते, 6 आने वाले लोगों के लिए बात करता है और 7 जाने वाले लोगों के लिए बात करता है नागरिकता की। तो आर्टिकल नंबर 7 बोलता है कि रिवर्स माइग्रेशन होता है तो किन परिस्थितियों में आपको नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल नंबर 8 बात करता है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आप सभी को यहाँ तक क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 9 भाई साहब क्या बोलते हैं। तो आई होप देवियों सज्जनों आप सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग मुझे बताते भी जाएं स्थितियाँ। तो आर्टिकल नंबर 9 क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 9 बात करता है आपका कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो वह भारत की नागरिकता स्वतः ही खो देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 9 डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि भारत में 2 नागरिकताओं का प्रावधान नहीं है, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। यही आर्टिकल नंबर 9 है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि डुअल नागरिकता के बारे में या एकल नागरिकता के बारे में कौन बात करता है ना। इसको क्वेश्चन ऐसा आएगा, एकल नागरिकता के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो अनुच्छेद 9 बोलता है एकल नागरिकता के बारे में कि भारत में एकल नागरिकता है और कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा, वह सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और आप जाकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या न्यूजीलैंड किसी भी एक देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। आप पीछे मुड़ के देखेंगे, ज़रूरत ही नहीं है देखने की, आप भारत के आप नागरिक ही नहीं है। उसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकारी, आपकी भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। कि आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलता था? आर्टिकल नंबर 10 ये बोलता था कि यदि कोई अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक बार भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह सदैव भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब यदि आपने एक बार भारत के नागरिक बन गए तो अब आप हमेशा भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, मतलब आपको बार बार सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हर, जैसे लाइसेंस है तो हर 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है, या कुछ और जो है किसी और तरह का कार्ड है जो आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। नहीं, एक बार आप भारत की नागरिकता मिल गई तो आप सदैव भारत के नागरिक हैं। यदि आप किसी ऐसा कृत्य नहीं करते जिस वजह से आपको भारत देश से निकाल दिया जाए या आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो आप हमेशा, कुछ परिस्थितियां हैं, मान लीजिए आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के नागरिकता प्राप्त करी है, ठीक है, तो आपको नागरिकता मिलने के बाद भी जब आपके डॉक्यूमेंट पकड़े जाएंगे तो आपकी नागरिकता भंग की जा सकती है। तो कुछ परिस्थितियों को छोड़ दें, इलीगल परिस्थितियों को छोड़ दें, तो यदि आप लीगल हैं, लीगल तौर पर विधिक
मान्यताओं के अनुसार यदि आप भारत के नागरिक एक बार बन गए और सब कुछ सही है तो आपको कभी भी भारत के नागरिक होने का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में दोबारा अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 11 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 11 क्या बात करता है आपका, तो आर्टिकल नंबर 11 बात करता है संसद की शक्तियों की। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 10 तक तो हो गया भाई कि 1950 तक की सभी परिस्थितियां हो गई। अब संविधान ने बोला कि हमने तो जो किया है वो 1950 तक के लिए किया है, लेकिन देश तो अनंत काल तक चलेगा ना, तो भाई देश के लिए कुछ और प्रावधान भी तो बनाने पड़ेंगे। तो संविधान ने क्या बोला कि भाई यहाँ तक तो हमने संभाल लिया, अब यहाँ से नागरिकता के बारे में जो निर्णय है वो आपके ऊपर रहेंगे। आप नागरिकताओं के बारे में निर्णय लेंगे तो वह संसद को शक्तियाँ देता है नागरिकताओं के बारे में निर्णय लेने के लिए, मतलब लोगों को नई नागरिकता देना है और किसी की नागरिकता को ख़त्म करना है, ये अधिकार संसद को दिए जाते हैं। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यहाँ तक की परिस्थितियाँ की क्या चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को, और मज़ा आ गया यहाँ तक तो जल्दी से बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करना कब? 1950 के बाद। अब 1950 के बाद क्या स्थितियां बनेंगी? अब तक हमने आर्टिकल 5 से 11 पढ़ लिए, ये 1950 तक की परिस्थितियों पर केंद्रित थे। अब यदि भारत की नागरिकता 1950 के बाद यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो किन किन परिस्थितियों में वो प्राप्त कर सकता है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि किन किन आधार पर उसे भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले जन्म के आधार पर उसे उसके जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 तथा 1 जुलाई 1987 के मध्य हुआ है, मतलब इन दो डेट के बीच यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी बिना किसी शर्त के। मतलब यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपके ऊपर किसी तरह के नियम कानून नहीं लगेंगे, आप सीधे तौर पर भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा केस, यदि आप मान लीजिए 1987 तक की तो बात हो गई, हम देख रहे हैं ना 1950 के बाद के प्रावधान। तो हमने सबसे पहला फेज देखा 1950 से 1987 के बीच जन्मे लोग सीधे तौर पर भारत के नागरिक हैं। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग जन्मे हैं, 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग जन्मे हैं, यदि उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक है कि उनका पिता भारतीय हो। मतलब आपका जन्म 1987 के बाद भले ही भारत में हुआ लेकिन आपके पिता भारतीय नहीं है तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आर्टिकल नंबर 6 के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि यदि 2004 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, 3 दिसंबर 2004 के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके दोनों या कोई एक पेरेंट जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। और यदि एक पेरेंट भारतीय नागरिक है और दूसरा नहीं है तो दूसरा क्या होगा? माइग्रेंट होगा, जो बाहर से आया होगा। तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। समझिए, या तो दोनों, यदि 2004 के बाद कोई बच्चा जन्मा है तो उसके दोनों पेरेंट भारतीय होना चाहिए, पहली चीज़ तो। अब मान लीजिए दोनों भारतीय नहीं है, एक भारतीय और एक विदेशी है, तो जो विदेशी है वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। मतलब जैसे शादी के बाद शादी करके उसको लाया गया हो यहाँ पर और उसको लीगल तौर पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो, तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक बन सकता है बाय बर्थ। समझ आई दोस्तों आपको ये चीज़ें? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वंश के आधार पर कैसे किसी को नागरिकता प्राप्त हो सकती है, यह देखते हैं। वंश के आधार पर तो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो परंतु 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर हुआ, मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है, पिछला जो केस था वो भारत में जन्मे बच्चों के लिए है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन जो दूसरा केस है वंश के आधार पर, यह बोलता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो भारत से बाहर हुआ है लेकिन उसका जन्म 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के मध्य हुआ है और भारत के बाहर हुआ है, तो वह वंश के आधार पर भारत की सिटीजनशिप ले सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन यदि 1992 के बाद हुआ है, 10 दिसंबर तक का तो केस देख लिया, लेकिन यदि 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है तो उसके माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, इस केस में भारतीय नागरिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस केस में भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि 2004 के बाद जन्मा कोई भी बालक वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। याद रखेंगे, 2004 के बाद जन्मा कोई भी बालक जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये यूपीएससी और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत फेवरेट और सॉलिड चीज़ बनती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, जो करंट सिनारियो चल रहे हैं एनआरसी सीआरसी का, उस पर इससे टक्कर का क्वेश्चन जो है वो बना देंगे आपको।
ठीक है। तो 2004 के बाद जन्मे बच्चे यदि बाहर भारत के बाहर जन्मे हैं तो वह वंश के आधार पर तो भारत के नागरिक नहीं बन सकते। तो फिर दिक्कत ये आती है कि भाई उनका क्या होगा यदि उनको भारत की नागरिकता चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें अपना पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन के द्वारा वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लंबे जो हैं वो प्रोसीजर्स हैं, वो फुलफ़िल करने होंगे, तो वो बालक जो 2004 के बाद जन्मे हैं वंश के आधार पर भारत के नागरिक बन पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मेथड देखते हैं जिनके द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पंजीकरण के द्वारा जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा कैसे, प्लीज़ गैस सभी नोट करेंगे कि पंजीकरण के द्वारा किस तरह से ली जा सकती है। तो पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने आया है वह 7 वर्ष तक भारत में रह चुका। मतलब कोई यदि व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कुछ शर्तें। पहला, जो पंजीयन के द्वारा भारत का नागरिक बनना चाहता है वह 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। दूसरी चीज, वह व्यक्ति का जो पंजीकरण से बनना चाहता है उसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है, उसके बच्चे जो हों, भारतीय नागरिक के जो बच्चे हों वो अवयस्क बच्चे हों। और तीसरा जो है वह राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भी भारत में रहे हों, भारत में नौकरी करते हों तो मिल सकता है। ठीक है, तो मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। ठीक है। अगला है कि किसी राज्य के भारत में मिलाया जाने पर, जैसे पौंडीचेरी का केस है, जब पौंडीचेरी को भारत में मिलाया गया था, है ना, भारत में मिलाया गया था पौंडीचेरी को, तो उस स्थिति में भी वो जो व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक बन गए थे। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जब भी एक्सचेंज होता है कंट्री का, है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई देश है जो हमारे नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान करता है, तो भारत भी उनके नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता प्रदान कर देगा। तो इसके द्वारा भी जो है देशीकरण बोला जाता है, इसको देशीयकरण बोला जाता है। देशीयकरण के द्वारा भी नागरिकताएं प्रदान की जा सकती है। लेकिन जो देश भारत के नागरिकों को ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करते नागरिकता की, तो भारत भी उस देश के नागरिकों को नागरिकता की सुविधा प्रदान नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी। और अगली अब हम बात करते हैं कि नागरिकता का अंत। तो नागरिकता का अंत किन किन केसों में हो सकता है, ज़रा ध्यान से समझिए। जो नागरिकता का अंत है वो किन किन केसेस में हो सकता है। तो भारत के नागरिकता का अंत 3 केसों में हो सकता है, इनको नोट करेंगे आप सभी लोग। पहला केस है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग मतलब यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से वॉलेंट्री नागरिकता छोड़ सकता है। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी स्वेच्छा से नागरिकता तोड़ सकता है, छोड़ सकता है। स्वेच्छा से अपनी इच्छा से वह भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, मतलब वॉलेंट्री टर्मिनेशन दे सकता है अपनी नागरिकता का। दूसरा है समाप्ति की जा सकती है नागरिकता की। समाप्ति का मतलब क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वह जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता वह समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारत की नागरिकता है वह अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। और जो तीसरा केस है वो ये है कि वंचित किया जाना, कि मान लीजिए कि यदि वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हैं तो उसकी नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। तो इन 3 तरह से भारत के नागरिक की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। यदि आपको मज़ा आया, समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू।